जय हिंद बच्चों। ये वीडियो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 3 प्रश्नों को लेकर आया है। 1 बाय 1 इन 3 प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का चा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आवृत्ति के विषय में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन निरोधी विभव के विषय में आपको अभी नहीं पता है। तो पहले हम लोग निरोधी विभव पढ़ेंगे। सबसे पहले निरोधी विभव पर फोकस करेंगे, होता क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। इसका उत्तर B है, H/E, जहाँ H प्लांक नियतांक है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यदि जरूरी नहीं है कि हमेशा H/E B पर ही दिया जाए, ठीक है, तो आप याद इसे कर लेंगे H/E और इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या इस वीडियो में संभव हो पाया तो इसमें भी समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव में संस्तब्धता विभव से क्या तात्पर्य है। 1 नंबर का की डेफिनेशन पूछी गई है। संस्तब्धता विभव और अंतक वोल्टता ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। और निरोधी विभव, तीनों नाम एक ही राशि के हैं, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन में आप इसी अंतक वोल्टता को और संस्तब्धता विभव को निरोधी विभव कहा गया है। तीनों नाम एक ही राशि के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। तो ये जो ग्राफ है, इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 चा में पूछा हुआ था कि खींचे गए वक्र की ढाल होती है। तो यहाँ तो ये सिर्फ 1 नंबर में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में समझाइए। इसे समझने के लिए भी आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन समझना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रायोगिक प्रदर्शन इस वीडियो में समझेंगे। देहली आवृत्ति की परिभाषा इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और इस ग्राफ से प्लांक नियतांक ज्ञात कीजिए। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है। तो जिससे कि हम इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिया गया है प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए। चित्र में आप देख रहे हैं कांच की एक ट्यूब है, ये C से प्लेट C है कांच की ट्यूब के अंदर और प्लेट P है। ये दोनों ही प्लेट्स कांच की ट्यूब के अंदर बंद हैं और प्लेट C और प्लेट P, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एरोज दिए हुए हैं और लिखा हुआ है W मीन्स विंडो। ये एक प्रकार की क्वार्ट्स विंडो है। यहाँ पर पूरे कांच की जो ट्यूब है इसके अंदर वैक्यूम रखा जाता है और ये जो विंडो दिख रही है आपको जिसमें से प्रकाश आ रहा है, ये क्वार्ट्स विंडो है। क्वार्ट्स की विशेषता ये होती है कि वो यूवी रेस को पूरे तौर पर उनकी ऊर्जा के सहित अंदर खिड़की में आने देता है, किसी भी प्रकार के विकिरण को। लेकिन अगर इसकी जगह कांच की प्लेट यूज की जाएगी क्वार्ट्स की जगह, तो कांच की जो विंडो है वो अधिकतर यूवी रेस की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस कारण विंडो जो दी जाती है जहां से प्रकाश अंदर प्लेट C पर एंटर करता है, प्रवेश करता है और प्लेट C पर पड़ता है, तो क्वार्ट्स विंडो दी जाती है, ठीक है। इसका हाई ट्रांसमिशन रेट है, यानी कि पूरी की पूरी लगभग 90 से 95% तक जो रेडिएशन है यानी कि प्रकाश है वो प्लेट C पर पड़ता है, पूरा का पूरा पार हो जाता है लगभग, ये कहा जा सकता है।
जबकि ग्लास विंडो के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए क्वार्ट्स विंडो दी गई है। ठीक है। दूसरी तरफ प्लेट सी जो है वो फोटो सेंसिटिव है, यानी कि प्रकाश संवेदी प्लेट है, जो आपकी एल्कली मेटल्स होती हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, ये सारी जो एल्कली मेटल्स हैं ये प्रकाश संवेदी मेटल्स हैं। इनमें से सबसे अधिक जो सेंसिटिव है वो सीजियम है। तो अधिकतर प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए प्लेट सी जहाँ पर लिखा है वो सीजियम धातु की ली जाती है। ठीक है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा कि ये जो प्रकाश संवेदी प्लेट है वो सीजियम धातु की ली जाती है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो आपकी जनरल नॉलेज भी साथ में बढ़ा रहे हैं, सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के लिए। प्लेट पी है यहाँ पर, ये भी किसी न किसी धातु की ली जाती है। तो ज्यों ही यहाँ पर प्रकाश पड़ता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़े, ठीक है, तो अधिकतर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ही चूज किया जाता है प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए। तो जो ही यहाँ प्लेट सी पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निश्चित आवृत्ति का, एक उचित आवृत्ति का रेडिएशन इस प्लेट सी पर क्वार्ट्स विंडो के थ्रू आता है, क्यों ही इस प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। ये एरो और बीच में जो सर्किल हैं इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जैसा दिखाया गया है। तो ये नेगेटिव या ऋणात्मक आवेश, ऋण आवेश, ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा है जाने की, ट्रैवलिंग की, प्लेट सी से निकलते ही इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा है, प्लेट पी की तरफ मूव कर रहा है। जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्लेट पी को धनात्मक प्रथमतः, यानी कि पहले प्रारंभ में इसको धनात्मक विभव पर रखा जाता है, इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सके। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्लेट पी को धनात्मक रखा गया है, तो सभी इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लेट सी से उत्सर्जित होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्लेट सी पर पड़ने के पश्चात, त्यों ही ये सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट पी के धनात्मक विभव के कारण प्लेट पी की ओर मूव करने लगते हैं। ठीक है, और प्लेट पी पर पहुंचकर ये आप यहाँ देखेंगे ये विभव विभाजक है, यहाँ पर अभी नहीं जाना है, ये माइक्रो एम्पियर आमीटर लगा हुआ है। ये प्रकाश धारा को कि कितने, जितनी अधिक संख्या में प्लेट पी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतनी ही अधिक संख्या में ये माइक्रो अमीटर जो है वो रीडिंग देगा कि कितनी प्रकाश धारा बही। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंचते हैं प्लेट पी पर, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी भी धातु के अंदर, चालक के अंदर, तो वो धारा का, करंट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स जो धारा बनाते हैं उसको प्रकाश धारा कहेंगे। यानी कि प्रकाश के पड़ने पर, अल्ट्रावायलेट रेस के पड़ने पर प्लेट सी से जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और प्लेट पी पर पहुंचकर इस पूरे सर्किट में ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश धारा बनाते हैं। यानी कि इस तरीके से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनने वाली धारा को प्रकाश धारा कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लेट पी पे। अब प्लेट पी के धन विभव को लगातार कम किया जाता है, यानी कि घटाया जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि धन विभव से शून्य की ओर धीरे धीरे घटाया जाता है। धीरे धीरे घटाने पर यहाँ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आप धनात्मकता को यानी धनात्मक आवेश को कम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो होने वाला आकर्षण था इलेक्ट्रॉन और प्लेट पी के बीच में वो कम होता जाता है, घटता जाता है। तो प्लेट पी के धन विभव को लगातार कम करते रहने पर यहाँ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है तो प्रकाश धारा का मान भी कम होता जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जितने अधिक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे प्रकाश धारा का मान भी उतना ही होगा, उतना ही अधिक होगा। तो इस तरह से इस प्लेट पी को शून्य विभव पर ले आते हैं, यानी कि ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। शून्य विभव पर जब ले आते हैं तब भी प्रकाश धारा का मान शून्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लेट सी से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है
कि वो इस प्लेट पी के आकर्षण ना करने के बावजूद भी प्लेट पी पर पहुंचकर एक बहुत ही कमजोर प्रकाश धारा का निर्माण करते हैं, क्योंकि संख्या बहुत, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होगी, इक्का दो चार इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहाँ पर, है ना। तो वो प्रकाश धारा के मान को भी कम कर देते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं प्लेट पी के विभव के शून्य हो जाने पर, क्योंकि प्लेट पी अब आकर्षित नहीं कर रही किसी भी इलेक्ट्रॉन को। फिर एक नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि प्लेट पी के विभव को ऋण विभव पर कर दिया जाए, यानी कि इसको ऋण आवेशित कर दिया जाए। अब क्या होगा कि जब ये प्लेट पी ऋण आवेशित हो जाएगी तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करने लगेगी। ठीक है, तो प्रतिकर्षण में तो अब इलेक्ट्रॉन और भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि प्लेट पी की ओर बढ़ रहे थे, अब प्लेट पी के ऋणात्मक होने के कारण वो प्लेट पी की ओर ऋणात्मक होने के कारण वो प्लेट पी द्वारा प्रतिकर्षित किए जाएंगे, इस कारण वो प्लेट पी पर पहुंचते ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा इतनी होती है कि इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन तब भी इस प्लेट पी पर पहुंचता है और फिर से एक बहुत ही कमजोर धारा का निर्माण करता है। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट स्टेप की जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन प्लेट पी को और भी ऋण विभव पर और भी ज्यादा ऋणावेशित कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली होती है, और भी नेगेटिव करने पर जो एकाध इलेक्ट्रॉन जिन वो बहुत ही बलशाली थे, और बलशाली क्यों थे, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक गतिज ऊर्जा थी। जब प्लेट पी के मान को और अधिक नेगेटिव यानी कि और अधिक ऋणात्मक कर दिया जाता है, ऋणावेशित या ऋण विभव पर कर दिया जाता है, तो वो जो इक्का दुक्का और बलशाली इलेक्ट्रॉन थे जिनके पास बहुत अधिक गतिज ऊर्जा थी, वो भी प्लेट पी पर नहीं पहुंच पाते और प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है। तो वो ऋण विभव प्लेट पी का के ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पी पर नहीं पहुंचता, या कहा जा सकता है कि प्लेट पी के ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव, निरोध का मतलब होता है रोक देना, ऋणावेशित होने के कारण या ऋण विभव पर होने के कारण प्लेट पी इलेक्ट्रॉनों को पहुंचने से रोक देती है, और इंग्लिश में कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग का मतलब स्टॉप कर देना, एक भी इलेक्ट्रॉन पी पर नहीं पहुंच रहा। तो प्लेट पी का वह ऋण विभव या प्लेट पी के ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। एक और नाम है, आपने अभी मॉडल टेस्ट पेपर में पढ़ा था, अंतक वोल्टता। ठीक है, अंतक वोल्टता। तो आप ध्यान से परिभाषा लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर की परिभाषा आपसे यहाँ पर पूछी गई है। इसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव में संस्तब्धता विभव अंतक वोल्टता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपका, सॉरी यहाँ पर गलत निशान लगा हुआ है, H/B, ये सही उत्तर है, H/E। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में आपके 2 प्रश्न कवर होते हैं 1-1 नंबर के। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है H/E, और दूसरा प्रश्न आपका कवर हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव में संस्तब्धता विभव अंतक वोल्टता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये जो अंगा प्रश्न है, ये और ये प्रश्न, दोनों प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। दूसरा आपका और यहाँ पर मैं आपके लिए परिभाषा लिख देती हूँ।
तो ये परिभाषा भी यहाँ पर लिख दी गई है, तो आप याद कर सकते हैं।